हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो जितना क्विकली आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन इन कंटिन्यूएशन है चेक कलेक्शन के रूल्स को लेकर के। ये मॉड्यूल ए चैप्टर 6 का पार्ट है और ये हमारा क्लास बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी इसमें पहले हम कॉन्सेप्ट को और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम कंटिन्यूएशन में इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे चेक कलेक्शन के रूल्स की। अब हम बात करेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन के जो रूल्स हैं। सो व्हाट आर द रूल्स फॉर बिल्स फॉर कलेक्शन। नो चेक्स वेरी ऑफन हम कलेक्ट करते हैं। बिल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो बिल्स हैं वो बिजनेस में यूज होते हैं। एक्स सेलर है गुड्स का, वाई बायर है उन गुड्स का, एंड दिस इज ऑन क्रेडिट। तो इस केस के अंदर सेलर पेमेंट रिकवर करने के लिए एक बिल रेज करेगा ऑन बायर। उस बिल का पेमेंट वाई को ऑन ड्यू डेट करना होगा। इन बिटवीन सेलर को पैसा चाहिए तो उसके लिए वो बैंक के पास आ जाता है। तो बैंक से वो बिल परचेज भी करवा लेता है और बैंक से वो बिल कलेक्शन के लिए भी भिजवा देता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाए, परचेज ना करवाया जाए बाय द सेलर, तो उसके रूल्स क्या हैं, कलेक्शन के रूल्स क्या हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिल्स फॉर कलेक्शन की पॉलिसी बैंकों में क्या होनी चाहिए। बिल फॉर कलेक्शन इंक्लूडिंग बिल्स डिस्काउंटेड required to be collected through another bank at the realizing center should be forwarded directly by forwarding office to realizing office. So ये important instruction है। बिल फॉर कलेक्शन, अगर किसी बिल को कलेक्ट करना है, चाहे डिस्काउंट करके कलेक्ट करना हो चाहे वो डायरेक्टली कलेक्ट करना हो, तो बिल को भेजना कहाँ पे है? हमने बिल को बायर के पास नहीं भेजना है। वी हैव टू सेंड बिल टू द बैंक एट अदर स्टेशन। किस पर्पस के लिए? रियलाइजिंग के लिए, उसकी पेमेंट लेने के लिए और फिर पेमेंट को कलेक्ट करके कलेक्टिंग बैंक को भेजने के लिए। तो इस इंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली क्या है? बिल्स फॉर कलेक्शन इंक्लूडिंग बिल्स डिस्काउंटेड, जो बिल परचेज किए जाते हैं, रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड थ्रू अनदर बैंक, अगर हमने किसी दूसरे बैंक के थ्रू रियलाइज करना है, कलेक्ट करना है, एट द रियलाइजिंग सेंटर शुड बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द फॉरवर्डिंग ऑफिस। सो शुड बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली बाय द फॉरवर्डिंग ऑफिस टू द रियलाइजिंग ऑफिस, यानी ये इस बिल को बैंक सीधा यहाँ पे भेजेगा। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इन कलेक्शन ऑफ बिल, अगर किसी बिल को भेजा गया फॉर कलेक्शन और उसकी पेमेंट में डिले आती है, लेट अस से ये बिल भेजा गया जिसका ड्यू डेट 20 डेज के बाद है,
तो नॉर्मली इट शुड बी रियलाइज्ड विद इन 20 days प्लस दैट कलेक्शन पीरियड। अगर इसमें डिले आता है तो डिले के लिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के क्या रूल्स हैं? लॉजर्स बैंक शुड पे इंटरेस्ट टू द लॉजर। लॉजर मीन्स हमारा कस्टमर। तो कस्टमर का बैंक जिसने ये बिल कलेक्शन के लिए दिया है, तो कलेक्टिंग बैंक विल पे इंटरेस्ट टू द कस्टमर फॉर डिले पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल। सो जब बिल को कलेक्शन किया जा रहा है उस समय अगर डिले होता है कलेक्शन के अंदर, तो कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 2%। 2% किसके ऊपर? जो रेट सेविंग बैंक अकाउंट्स के ऊपर पेएबल है। सो अगर सेविंग बैंक के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.05% पेएबल है, तो इट मीन इस बिल कलेक्शन के लिए 2% एक्स्ट्रा पे करेंगे फॉर द डिलेड पीरियड, जितने पीरियड के लिए देरी हुई है उस पीरियड के लिए। The delayed period should be reckoned after making allowances for normal transit period based upon a time frame of 2 days for each। ये जो डिले का पीरियड काउंट किया जाएगा, इसको कैसे काउंट किया जाएगा? सो जब कलेक्शन होती है तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। सो हर एक्टिविटी के लिए 2 days का टाइम नॉर्मल पीरियड माना जाएगा, उसके बियॉन्ड ये पीरियड अब नॉर्मल माना जाएगा। तो ये एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? डिस्पैच ऑफ बिल। सो बिल फॉर कलेक्शन मिला बैंक को और उसने डिस्पैच करना है बिल को, तो उसके लिए बैंक को 2 days का टाइम अवेलेबल है। 2 days के बाद डिले पीरियड शुरू हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ बिल टू द ड्रॉई। सो ड्रॉई मीन्स जो बायर है उसको जो बिल प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये पीरियड भी 2 days का माना जाएगा कि 2 दिन में ये हो जाना चाहिए। रिमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स टू द लॉजर बैंक। सो जिस बैंक ने ये बिल फॉर कलेक्शन भेजा, तो उस बैंक को पेमेंट कलेक्ट करने वाला बैंक 2 दिनों के अंदर ये पेमेंट भेज देगा। क्रेडिटिंग प्रोसीड्स टू द ड्रॉयर्स अकाउंट। तो जब ये पैसा कलेक्टिंग बैंक को अवेलेबल हो जाएगा तो वो 2 दिनों के अंदर क्रेडिट कर देगा। तो हर एक एक्टिविटी के लिए 2 days का पीरियड मिलेगा। इसको दोबारा देख लेते हैं। डिलेड पीरियड शुड बी reckoned after making allowance for normal transit period based upon time frame of 2 days for each। 2 दिन बिल को डिस्पैच करने के लिए, 2 दिन बिल को प्रेजेंट करने के लिए, 2 दिन रिमिटेंस प्रोसीड्स को करने के लिए और 2 दिन उनका अमाउंट क्रेडिट करने के लिए, यानी कुल मिला के हमारे पास हो गए 8 days। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 days लग जाते हैं 4 days, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 days लग जाते हैं 5 days। तो टोटल पीरियड कितना हो गया? तो टोटल पीरियड बन जाएगा 5 + 4 + 2 + 2। सो टोटल पीरियड हमारा बन जाएगा 13 days का, जबकि स्टैंडर्ड पीरियड हमारे पास है 8 days का। सो इन डेज के अंदर हमारे पास जो हॉलीडेज बनेगी वो एक्सक्लूडेड होंगी, तो ये वर्किंग डेज होंगे बैंक के लिए। तो लेट अस अज्यूम कि ये सारे के सारे वर्किंग डेज हैं, तो यहाँ पे टोटल पीरियड 13 days का अगर बनता है, तो दैट मीन 5 days का इंटरेस्ट बैंक पे करेगा सेविंग बैंक रेट प्लस 2% के रेट से पर एनम। तो ये हमारी एक केस स्टडी भी बन जाती है। अगर हम इसको एक प्रकार से देखें तो इस प्रकार से वो डेट्स दे करके फिर आपसे अलग अलग डेज देगा, डिस्पैच कौन सी डेट को हुआ, प्रेजेंटेशन कौन सी डेट को हुआ, तो ऑल दीज डेट्स आपको सेपरेटली दे करके कैलकुलेशन करवा सकता है एग्जामिनर इन द फॉर्म ऑफ ए केस स्टडी। लेकिन जब हम फंडा को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर क्वेश्चन के आंसर देने में, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो या केस स्टडी क्वेश्चन हो या वो मल्टी ऑप्शन वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो,
तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा जो फंडा है वो एकदम क्लियर हो। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो क्विकली मुझे कंफर्म कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि बिल्स फॉर कलेक्शन से रिलेटेड रूल्स आर नो वेरी क्लियर टू यू। कर दीजिए, ये फीडबैक दे दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। सो आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक हियर। तो चलें अब आगे चलते हैं। To the extent the delay is attributing to Droy's bank, the lodger's bank may recover interest for such delay from that bank। तो यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन भी है, अगर डिले ड्रॉई बैंक के लेवल के ऊपर है, यानी यहाँ पे बिल को प्रेजेंट करने में और उसकी पेमेंट रिमिट करने में, तो ये ड्रॉई बैंक की दो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक्टिविटी कलेक्टिंग बैंक की है, ये ड्रॉई बैंक की है, ये भी ड्रॉई बैंक की है, और ये कलेक्टिंग बैंक की एक्टिविटी है। अगर डिले यहाँ पे होती है तो कलेक्टिंग बैंक को तो पे करना है कॉम्पेंसेशन। तो इस पीरियड के लिए अगर डिले है तो ये कॉम्पेंसेशन वो ड्रॉई बैंक से रिकवर कर सकता है। बैंक्स में सूटेबली रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ देयर पेमेंट एडवाइसेस टू इनकॉर्पोरेट द अबव इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। लास्ट सेशन से और इस सेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट सेशन को अभी तक वॉच नहीं किया उस वीडियो को, तो उसको पहले वॉच कर लीजिए और फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे इंक्रीज करेगा। तो शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। Every bank is required to have a check collection policy which should be approved by। हर एक बैंक के पास एक चेक कलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, और इस पॉलिसी को अप्रूव कौन करेगा, ये क्वेश्चन का हमने आंसर प्रोवाइड करना है। आरबीआई अप्रूव करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी, बैंक का बोर्ड अप्रूव करेगा, या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वो अप्रूव करेगी फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो हर एक बैंक के पास एक चेक कलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, इस पॉलिसी को अप्रूव कौन करेगा, तो ये क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आई एम श्योर अगर आपने इसका बेस वीडियो को वॉच किया है और अपने नोट्स बनाए हैं तो फिर ये बहुत आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 1। सो आंसर है बोर्ड ऑफ द बैंक। बैंक का जो बोर्ड है वो ये पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि हर एक बैंक ने पॉलिसी बनानी है। चेक कलेक्शन पॉलिसी शुड कवर द फॉलोइंग मैटर्स: इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल और आउटस्टेशन चेक्स, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिलेड कलेक्शन। तो ये पॉलिसी के अलग अलग कंपोनेंट्स बताए गए हैं। क्या सचमुच में ये तीनों कंपोनेंट होंगे या कम ज़्यादा होंगे? ए एंड सी ओनली, बी ओनली, ए ओनली, या ए टू सी सभी ये कंपोनेंट उसमें कवर होंगे? तो देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, जिसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन सी चेक कलेक्शन पॉलिसी में इंक्लूड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बनता है? यस, ट्राई दिस क्वेश्चन आंसर। तो क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का? सो इसमें इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल आउटस्टेशन चेक्स ये पॉलिसी को कवर करेगा। टाइम फ्रेम फॉर कलेक्टिंग लोकल आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट ये भी कवर होगा। इंटरेस्ट पेमेंट डिलेड कलेक्शन के लिए होंगी ये भी कवर होगा, यानी तीनों ही कवर होंगे। दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर शैल बी डी। सो इट इज नॉट ए, आवर ऑप्शन आंसर शुड बी डी।
तीनों ही पार्ट्स इसमें कवर होंगे। If compensation is payable by bank to a customer under check collection policy, it should be paid. अगर compensation payable है कस्टमर को चेक कलेक्शन के लिए, तो it should be paid only upon customer's request, only if approved by board, after legal notice from the customer, without any request from the customer. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? यस, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? तो जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा केवल तभी ये पे होगा, अगर बोर्ड अप्रूवल करेगा तभी ये पे होगा, अगर कस्टमर हमें लीगल नोटिस भेजता है तभी पे करेंगे, लिया हम कस्टमर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे रिक्वेस्ट एंड वी ऑटोमेटिकली विल पे। तो इट विल बी विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर। सो कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए हमें कस्टमर से कोई रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। अकाउंट पे चेक इज नॉट क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ ए पर्सन अदर देन द पे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो अकाउंट पे चेक होते हैं हम वो क्रेडिट करते हैं टू अकाउंट ऑफ द पर्सन हु इज नेम्ड देयर इन। दूसरे किसी पर्सन के अकाउंट में हम वो क्रेडिट नहीं करते हैं और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं। नंबर 1, टू बी इन कंसोनेंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। बी, टू प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम बीइंग बर्डन विद लाइबिलिटी फॉर अनऑथोराइज्ड कलेक्शंस। सी, to maintain integrity and soundness of payment and banking system। तो ये 3 रीजन यहाँ पे दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से रीजन करेक्ट हैं। ओनली बी करेक्ट, ओनली सी करेक्ट, ओनली ए एंड बी करेक्ट, या ए टू सी सभी करेक्ट। तो देखिए कौन कौन सा रीजन आपको लगता है इनमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? सो टू बी इन कंसोनेंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि एनआई एक्ट का ये इंटेंट है सेक्शन 131 का, नहीं तो हमें कन्वर्जन में फाइन पे करना पड़ेगा। तो ए इज ओके। टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम बीइंग बर्डन विद लायबिलिटी ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन, यस दिस ऑल्सो इज करेक्ट। टू मेंटेन इंटेग्रिटी एंड साउंडनेस ऑफ पेमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। तो दिस मीन ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट करेक्शन ऑफ चेक्स फ्रॉम ए पेमेंट सिस्टम एंगल, तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली पेमेंट सिस्टम एंगल से ये क्वेश्चन को कर रहे हैं। अकाउंट पे चेक डिपॉजिटेड विद द सब मेंबर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर अकाउंट कैन बी कलेक्टेड बाय हुम ऑफ द क्लियरिंग हाउस। तो सब मेंबर, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस का मेंबर नहीं है, तो सब मेंबर के कस्टमर के चेकों को हम कलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट पे चेकों को किसके थ्रू ये कलेक्ट होते हैं? क्लियरिंग मेंबर बैंक के थ्रू, स्पॉन्सर मेंबर बैंक के थ्रू, रिजर्व मेंबर बैंक के थ्रू, या कॉरस्पॉन्डेंट मेंबर बैंक के थ्रू। तो दीज आर कलेक्टेड बाय विच बैंक? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। किस बैंक के थ्रू ये कलेक्शन होनी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा? व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5? तो आंसर हियर विल बी द स्पॉन्सर बैंक। सो इट विल बी बाय द स्पॉन्सर मेंबर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has advised banks may consider collecting account pay checks drawn for an amount not exceeding how much to account of a cooperative credit society if pays are constituents of such cooperative credit society। RBI ने एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन बैंकों को ये परमिट किया है कि वो अकाउंट पे चेक को
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अकाउंट से कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जिनके नाम का चेक है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर हैं। और ऐसे चेकों का अमाउंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो अमाउंट कितना है जिससे वो चेक अमाउंट ज़्यादा ना हो। 25,000 का है, 75,000 का है, 50,000 का है या 1 लाख का है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ दैट चेक, उस चेक का अमाउंट कितना है, दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। उस चेक का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में अकाउंट पे चेक का कलेक्शन थर्ड पार्टी अकाउंट से परमिटेड है इस स्पेसिफिक केस के अंदर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, जिसका अंडरस्टैंड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBA बुक्स? क्या आप IIBA बुक्स यूज करके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कहीं इस प्रकार के इशू तो नहीं आ रहे। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को जैसे लिखा गया है, जो इनमें लिखा गया उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है, जिसके कारण आप कई बार अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, फिर क्विकली भूल जाते हैं और फिर आपको बार बार करना पड़ता है, जिससे आपको काफ़ी टाइम और स्पेंड करना पड़ता है। और टाइम आपके पास पहले से कमी है बिकॉज यू आर बिजी होल्ड इन द बैंक। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन हर चैप्टर के एंड के ऊपर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अगर ये इश्यूज आप फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो बहुत ईजी करके समझाते हैं, जिससे आप नॉट ओनली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और देर तक वो याद भी रहता है। यानी आपकी पहली 2 बड़ी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाते हैं और इससे आप फिर पूरे सिलेबस को आसानी से कवर कर पाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हमारे पास MCQs हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, जब आप उनको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम के जस्ट पास जा करके हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो उनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाती हैं। और ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा हमारी ऐप के अंदर या मिलेगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक वाज रिड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 6 months to 3 months विद इफेक्ट फ्रॉम। हमने वो डेट बतानी है जब 6 months के वैलिडिटी पीरियड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने कर दिया था। 1 April, 10, 11, 12 या 13। सो कौन सी वो डेट थी जिसमें इंप्लीमेंट हुआ था 6 months to 3 months का रूल? तो इट वॉज 1 April 2012, 1/4/2012 से। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक वॉज रिड्यूस्ड बाई RBI फ्रॉम 6 months to 3 months बाय यूजिंग इट्स पावर्स अंडर सेक्शन विच एक्ट। तो 6 months से जब रिड्यूस किया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पावर्स थी हमने बतानी है वो पावर्स किस सेक्शन और किस एक्ट में थी। सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 35B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 30 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 40 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर क्या बनता है, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वो सेक्शन था, कौन सा वो एक्ट था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इट वाज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड सेक्शन वाज सेक्शन 35A। तो इस सेक्शन के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए दिस पीरियड वाज रिड्यूस्ड।
X deposited a check with bank B for collection. Before it could be presented to Droi Bank, it was lost. Who is liable? X ने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक बी के पास कलेक्शन के लिए। इसको प्रेजेंट करने से पहले ये गुम हो गया। इसके लिए किसकी लायबिलिटी बनती है? ड्रॉई बैंक की, डिपॉजिटर की, पेइंग बैंक की या कलेक्टिंग बैंक की? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? क्वेश्चन का आंसर बनता है कलेक्टिंग बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस बैंक को ये दिया गया उसके यहाँ पे, क्योंकि इसका लॉस जो है इट इज बिफोर प्रेजेंटेशन टू ड्रॉई बैंक है। इफ चेक इज लॉस्ट बाय कलेक्टिंग बैंक, इट शुड कॉम्पनसेट द डिपॉजिटर ऑफ द चेक फॉर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरेस्ट फॉर रीजनेबल डिले अकर्ड इन ऑब्टेनिंग द सेम। सो केवल नंबर 1 के लिए, केवल नंबर 2 के लिए, या 1 और 2 दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं है। सो कलेक्टिंग बैंक से अगर चेक गुम हो जाता है तो वो कॉम्पनसेट करेगा उस चेक के डिपॉजिटर को। और यहाँ पे बताया है ये 2 प्रकार के एक्सपेंसेस हैं जो उसको कॉम्पनसेट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। यस, व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? चलिए देख लेते हैं। रिलेटेड एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट लेने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करेगा डिपॉजिटर वो कॉम्पनसेट करने होंगे। दिस इज करेक्ट। इंटरेस्ट फॉर रीजनेबल डिले अकर्ड ड्यूरिंग ऑब्टेनिंग द सेम, अगर डुप्लीकेट लेने में डिले होता है एक रीजनेबल पीरियड के लिए तो उसके लिए भी इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये दोनों ही करेक्ट है। सो ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा ऑप्शन आंसर। इफ चेक इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट एट द पेइंग बैंक ब्रांच, द कलेक्टिंग बैंक हैज राइट टू रिकवर द अमाउंट रीइंबर्स्ड टू। तो अगर ये चेक पेइंग बैंक की ब्रांच से लॉस होता है तो कलेक्टिंग बैंक का राइट है टू रिकवर द अमाउंट रीइंबर्स्ड टू। डिपॉजिटर, कलेक्टिंग बैंक, ड्रॉई बैंक या पेइंग बैंक? तो कलेक्टिंग बैंक के पास ये राइट अवेलेबल है कि वो रिकवर कर सकता है अमाउंट को जो रीइंबर्स किया गया किसको। सो जो रीइंबर्स किया गया डिपॉजिटर को। सो डिपॉजिटर को रीइंबर्स किया गया पैसा, वो पैसा रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है? पेइंग बैंक से। तो यहां पे ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए हमारा आंसर बनना चाहिए। लॉजर्स बैंक शुड पे इंटरेस्ट टू द लॉजर फॉर डिलेड पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल। लॉजर मीन्स जो सेलर है बैंक का कस्टमर, उसको इंटरेस्ट पे करेगा लॉजर्स बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा डिलेड पीरियड के लिए? अब द रेट पेबल ऑन बैलेंसेस ऑफ विच टाइप ऑफ अकाउंट, हमने बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। 1% प्लस करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, 2% प्लस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, 3% प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट, या 4% प्लस चेकिंग अकाउंट। ये तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है। नंबर 4 हमने ऑप्शन आंसर इनमें से देना है 1, 2, 3 में से। तो क्या आंसर बनता है हमारा 1, 2 एंड 3 में से? व्हाट इज द आंसर? सो आंसर बनता है हमारा 2% ओवर सेविंग बैंक रेट। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टोटल डिले, हाउ मेनी डेज शैल बी टेकन फॉर डिस्पैच ऑफ द बिल? सो कलेक्शन ऑफ बिल के केस में जब हम डिले का पीरियड कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो उसमें डिस्पैच ऑफ बिल के कितने दिन हम बगैर डिले वाले मानेंगे? 1 डे, 2 डेज, 3 डेज या 4 डेज? यानी नॉर्मल पीरियड हम डिस्पैच का कितना अलाउंस देंगे?
So what will be allowance for normal period for dispatch of the bill? So it will be taken at 2 days. 2 दिन का allowance इसके लिए available है, 2 working days का. For the purpose of calculating total delay, how many days shall be taken for presentation of the bill to the DROI? So DROI को बिल जो प्रेजेंट किया गया उसके लिए कितने दिनों का अलाउंस लिया जाएगा? 1 day, 2 days, 3 days या 4 days? So ये तो हमें याद आ गया होगा कि सभी केसेस में इट इज 2 days, तो 2 days का ही अलाउंस लिया जाएगा. फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, वहीं हम आपको सूटेबली आंसर करेंगे. अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें अपना क्वेरी मेल कर सकते हो. तो आपकी क्वेरी को सूटेबली आंसर करके हम आपकी हेल्प करेंगे. आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा है, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है विद क्वेश्चंस, तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें. इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक्ड वीडियो YouTube और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है, जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाता है. तो वाई नॉट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स. तो इसको लाइक कर दें. आधे घंटे से ज़्यादा टाइम आपने वीडियो को वॉच करने में लगाया, तो कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे लाइक करने में. इसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स. चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशन आपको मिस कर रहे होंगे. तो अगर आपने सब्सक्राइब भी किया है तो भी मिस कर रहे होंगे अगर आपने बेल आइकन को पुश नहीं किया है. तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और अगर सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को पुश कर देना. इससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेंगे और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे. तो चलिए अब वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को. थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट.